जय हिंद। आज हम बात करेंगे अर्थशास्त्र के बारे में। और अर्थशास्त्र आपको अगर नहीं समझ में आता है तो आपसे यह विनती है कि इस वीडियो को देखिए। पूरा कोशिश किया गया है कि आपको समझ में आए। तो चलिए पूरे चीज़ों को हम समझते हैं। इससे पहले अर्थशास्त्र मैंने पढ़ाया है, उसमें चेहरा नहीं दिखाया गया है, 2 वीडियो में डाले हैं, उसको जाके देखिए, वो समझ में आ जाएगा। समझ में अब चलिए हम बात करते हैं अर्थशास्त्र के बारे में अच्छे तरीक़ा से। अर्थशास्त्र की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, अर्थशास्त्र में आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र को मैंने 2 वीडियो में पढ़ लिया है। आज का जो टॉपिक है वो क्या है? अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का मतलब अंग्रेजी में इसे इकोनॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था कहते हैं किसको है? तो देखिए, एक ऐसी व्यवस्था, इसके नाम में ही लगा हुआ है क्या, ये मतलब व्यवस्था। तो एक ऐसी व्यवस्था जो सभी आर्थिक क्रियाओं को जोड़ती हो, एक ऐसी व्यवस्था जो सभी आर्थिक क्रियाओं को जोड़ती है, उसी को क्या बोलते हैं? अर्थव्यवस्था बोलते हैं। अब आर्थिक क्रिया आपके मन में होगा क्या? तो अगर हम बात करते हैं आर्थिक क्रिया का, तो आर्थिक क्रिया हम उन चीज़ों को कहते हैं जिससे हमारा जीवन यापन होता है, उन सभी को क्या बोलते हैं? आर्थिक क्रिया। जैसे जीवन यापन, जीविकोपार्जन के लिए, जैसे जिस काम को करने से हमें पैसा की प्राप्ति हो, उसी को हम क्या बोल देंगे? आर्थिक क्रिया। समझ में आ गया? मतलब कोई भी काम सपोज कर रहे हैं और उससे पैसा आ रहा है तो वो एक तरह का आर्थिक क्रिया है। कभी कभी आर्थिक क्रिया कुछ चीज़ नहीं होती है। जैसे हम आपको बताते हैं, अगर सपोज करिए कि कोई व्यक्ति अगर गाना गा रहा है स्टूडियो में, अगर कोई व्यक्ति स्टेज पे गाना गा रहा है तो कहीं ना कहीं वो आर्थिक काम कर रहा है, उससे उसको पैसा मिलेगा। लेकिन कोई बाथरूम में खूबे गा रहा है तो उससे उसको कोई पैसा नहीं मिलेगा। बाथरूम में घुस के गर्लफ्रेंड से बतिया रहा है, गा रहा है गाना भोजपुरी हिंदी खूबे, तो उसको पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसका मतलब वो आर्थिक काम नहीं कर रहा है। तो आर्थिक काम में भी हम उन चीज़ों को लेंगे जिससे पैसा आए। क्या आया? पैसा आए। अब हम आपको वीडियो डाल रहे हैं तो ये एक तरह का आर्थिक काम ही है। कैसे? इस वीडियो का 2 रुपया 1 रुपया कुछ ना कुछ हमको मिलेगा। समझ में आ गया? तो इसी को बोलते हैं हम क्या? आर्थिक क्रिया। तो सिंपली जिससे पैसा प्राप्त हो उसी को बोलते हैं आर्थिक क्रिया। तो अगर हम बात करते हैं ये आर्थिक क्रिया, तो आर्थिक क्रिया को टोटल 4 भागों में डिवाइड किया गया है। इसके 4 अंग होते हैं आर्थिक क्रिया का, जैसे में उत्पादन, उपभोग, निवेश और विनिमय। पहले हम जैसा कि आपको समझाया कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो एक ऐसी व्यवस्था जो सभी आर्थिक क्रियाओं को जोड़ती हो, उसी को क्या बोलते हैं? अर्थव्यवस्था। और इसमें मेन क्या है आपका? आर्थिक अर्थ क्या है? उत्पादन की बात करते हैं तो उत्पादन ये साधनों पे डिपेंड करता है। इसके 4 साधन होते हैं। उत्पादन कितने साधन हैं? 4। अगर 4 की हम बात करते हैं, ये कौन कौन है समझते हैं। उत्पादन के 4 साधन हैं: भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम। क्या है आपका? भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यम। उत्पादन एक्चुअल में होता क्या है उसको हम समझते हैं। उत्पादन की बात करते हैं तो यहाँ उत्पादन का मतलब आपको समझ में आता होगा कि वो मतलब किसी चीज़ को क्रिएट करना। तो ऐसा नहीं है। क्रिएट हुए चीज़ों को, मतलब जो पहले से प्राकृतिक में है, उसके हम रेट को, वैल्यू को बढ़ा दिए, मतलब उसके कीमत को बढ़ा दिए, उसी को क्या बोलते हैं? उत्पादन। जैसे मान लीजिए, और रॉ मटेरियल की बात करते हैं तो वो प्राकृतिक का देन है। सपोज मान सकते हैं वो भगवान का देन है। जैसे में आप मानिए कि गेहूँ की अगर हम बात करते हैं तो गेहूँ जो है वो तो नेचुरली होता है कि नहीं होता है? ऐसा थोड़ी कि गेहूं को आदमी क्रिएट करता है। रोबोट आदमी बना सकता है लेकिन गेहूं बना सकता है? नहीं बना सकता है। आदमी मान के चलिए कि मिट्टी की बात करते हैं तो मिट्टी तो प्राकृतिक चीज़ है, लेकिन उसी मिट्टी में कितनी चीज़ उगा लेता है इंसान। तो अगर हम बात करते हैं जो प्राकृतिक चीज़ से जुड़ा हुआ है, उसको मानव तरह तरह के चीज़ें बना देता है, उसके वैल्यू को और मान को बढ़ा देता है, उसी क्रिया को हम उत्पादन बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं है? तो उत्पादन का ऐसा बिल्कुल अर्थ नहीं है कि किसी चीज़ का उगना या होना, ये उत्पादन नहीं है। मान लीजिए कि आटा है। क्या है? आटा। या मान लीजिए गेहूं है, तो गेहूं के एक आदमी क्या किया? रोटी बना दिया। क्या बना दिया? रोटी। तो रोटी ज़्यादा से ज़्यादा कितना? 1 रोटी 5 रुपया का बिकेगा। वही आदमी क्या किया कि उस आटे को मैदा में कन्वर्ट करके बिस्कुट बना दिया। वो बिस्कुट कितना में बिकेगा? 10 रुपया में बिकेगा। और फिर वही आटा को लेके कोई आदमी और अच्छा खासा मिठाई बना दिया तो वो 25 रुपया में बिकेगा। तो आप इसे क्या समझे? हर व्यक्ति कहीं ना कहीं एक ही आटा को लेके और तरह तरह के, या गेहूँ को लेकर तरह तरह की चीज़ें बना दे रहा है और उसके मान को बढ़ा दे रहा है। इसी को क्या बोलते हैं हम? उत्पादन। समझ में आ गया? और उत्पादन के लिए 4 चीज़ जरूरी होना चाहिए। जैसे में अगर किसी चीज़ का हम उत्पादन कर रहे हैं तो एक चीज़ क्या हमें चाहिए? भूमि। इसको हम ऐसे समझते हैं, अगर मान लीजिए कि हमको चप्पल फैक्ट्री खोलना है या हमको कपड़ा फैक्ट्री खोलना है, तो सपोज मानिए हमें भूमि चाहिए कि नहीं चाहिए? सर चाहिए। उत्पादन के लिए क्या चाहिए? क्योंकि आप मानो रुई है। क्या है? रुई। कपास का क्या है? रुई। तो कपास का रुई है, तो ये कपास का रुई तो हमारा प्राकृतिक संसाधन हो गया। अब इसका हमको मतलब क्या करना है? मान बढ़ाना है। तो मान मतलब इसका क्या करना है? जो मूल्य को बढ़ा देना। और मूल्य को बढ़ाना है क्या कहलाएगा? उत्पादन। तो इसके लिए हमें 4 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? भूमि। मतलब रुई से हमको क्या बनाना है? कपड़ा। तो कपड़ा बनाना है तो भैया बहुत बड़ा फैक्ट्री खोलना होगा।
तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, भूमि। भूमि के बाद क्या करेंगे, हम उसमें कुछ ना कुछ पूंजी का निवेश करेंगे। समझ में आ गया। पूंजी का जब निवेश करेंगे तो अब जो मतलब हमें तो ये सिर्फ रुई मिला है, अब इसको लिए हमको क्या चाहिए, कुछ ना कुछ मजदूर चाहिए कि भैया तुम ऐसा करो जिससे कि हमें पैसे की प्राप्ति हो। तो क्या होगा, इसमें बहुत सारे मजदूर को हम लगा देंगे, और जब मजदूर को लगाएंगे तो इसमें मालिक कौन है, मालिक उद्यम मतलब होता है मालिक, तो मालिक तो हम ही है। तो ये सारा का सारा काम हम क्यों कर रहे हैं, तो लाभ कमाने के लिए। श्रम में लोग क्यों लगे हैं, वेतन, उनको कुछ ना कुछ वेतन निर्धारण किया जाएगा वेतन के लिए। पूंजी हम निवेश करेंगे क्योंकि उससे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट आए, ब्याज आए, पैसा आएगा ही नहीं आएगा जब लगाएंगे तो। और भूमि इसलिए चाहिए क्योंकि बिना भूमि के फैक्ट्री का कल्पना कर ही नहीं सकते हैं। तो आशा करते हैं उत्पादन आपको समझ में आ गया होगा। तो उत्पादन समझ गए। उत्पादन के बाद आता है उपभोग। तो याद रखिएगा उत्पादन का साधारण सा अर्थ कि मूल्य का बढ़ा देना, क्या करना, मूल्य का बढ़ाना ही क्या कहलाता है, उत्पादन कहलाता है। उपभोग, उपभोग प्रत्यक्ष रूप से हमें संतुष्टि देता है। इसका मतलब समझिए, उपभोग का मतलब हुआ उपयोग। क्या हो गया, उपयोग, मतलब किसी चीज़ का अंतिम रूप से उपयोग कर लेना, वो क्या कहलाता है, उपभोग। जैसे में कपड़ा बन के तैयार हो गया, हम खरीद के पहन लिए, क्या हो गया, उपयोग कर लिए सिंपली। तो उपभोग एक तरह के संसाधन का लास्ट कड़ी माना जाता है। हम समझते हैं उपभोग भी आपका दो तरह का होता है, एक वास्तविक और एक अवास्तविक होता है। मतलब वास्तविक रूप से कुछ चीज़ों का हम उपयोग करते हैं, कुछ अवास्तविक। जैसे मान लीजिए कि हम भोजन कर रहे हैं, भोजन खरीदे और खा लिए, तो खा लिए तब तो भोजन समाप्त हो गया, है कि नहीं। कपड़ा खरीदे, पहन के फाड़ दिए, क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो ये वास्तविक उपभोग है, मतलब उपयोग है। लेकिन कुछ अवास्तविक कैसे, जैसे मैं मोबाइल लिए, तो मोबाइल अब कहिया तक चलेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है, समझ में आएगी नहीं है। साइकिल लिए, साइकिल कब तक चलेगा इसका कोई ठिकाना है, तो ये हो गया अवास्तविक। लेकिन दोनों चीज़ का हम उपभोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। उपभोग मतलब सिंपल सा समझिएगा, उपयोग। तो आशा करते हैं ये भी समझ में आपको आ गया होगा। अब हम बातें करते हैं किसका, निवेश का। निवेश, निवेश मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। क्या होता है, इन्वेस्टमेंट। नहीं बोलते हैं कि हम ये अपने बिजनेस में 5 करोड़, कोई बोलता है 10 करोड़, कोई बोलता है 2 लाख 1 लाख इन्वेस्ट किए हैं तब बिजनेस खड़ा किए हैं। तो अगर हम बात करते हैं इन्वेस्ट का, तो ये अप्रत्यक्ष संतुष्टि, ये जो है, ये अगर उपभोग की बात करते हैं तो उपभोग क्या करता है, लोगों को प्रत्यक्ष संतुष्टि देता है। मतलब उपभोग किए, संतुष्टि मिल गया। जैसे मैं आप मानो कि आईफोन कोई पैसा जुगा लिया है, पूरा 1,20,000 का गया, आईफोन खरीद लिया। तो जब वो आईफोन खरीदा तो उसको बहुत उसी समय संतुष्टि मिल गया, है कि नहीं। चलो भैया हमारा जो पैसा जमा था हम खरीद लिए। कोई आदमी गया और उसको चाउमीन बर्गर पिज़्ज़ा खाने का मन हुआ, कोई लड़की गई उसको चाउमीन बर्गर पिज़्ज़ा खाने का मन गया, अब गई और मतलब जाके खरीद ली, और खरीद के उसी समय खा के एकदम विदास ढकार लेके दुकान के सामने थूक दिया। मतलब उसको संतुष्टि क्या हो गया, प्राप्ति हो गया। तो इसका मतलब अगर कोई उपभोग करता है तो उसे प्रत्यक्ष रूप से संतुष्टि मिलता है, उसी समय उसे संतुष्टि की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन निवेश में क्या होता है कि अप्रत्यक्ष संतुष्टि मिलता है, मतलब उसी टाइम में नहीं मिलेगा। मान लीजिए कि हम एक फैक्ट्री बनाए, क्या बनाए, फैक्ट्री, और उस फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे मजदूर को लगा दिया। ऐसा करने में हमको जिस समय इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस समय में हमको 20 करोड़ का लागत लगा। कितना, 20 करोड़। तो जब हम 20 करोड़ इन्वेस्ट किए तो उसी समय में 20 करोड़ से हमको 40 करोड़ आएगा, नहीं आएगा। तो इसका मतलब यह है कि हम अभी संतुष्टि नहीं है कि इस बिजनेस में हमको घाटा लगेगा कि फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे बताइए अप्रत्यक्ष संतुष्टि हुआ कि नहीं होगा। तो निवेश में अप्रत्यक्ष संतुष्टि की संभावना होती है और इसमें हानि का भी डर लगा रहता है, जबकि उपभोग में हानि का डर नहीं रहता है। समझ में आ गया। विनिमय, विनिमय की बात करते हैं तो विनिमय क्या है, विनिमय का मतलब होता है खरीद और बिक्री। किसी चीज़ को खरीद लिए उधर ने जाके बेच दिए, खरीद लिए फिर उधर जाके बेच दिए, तो इसी को क्या बोलते हैं, विनिमय का मतलब होता है कीमत का निर्धारण करना। और कीमत का निर्धारण कब होता है, कीमत का निर्धारण तभी तो होता है जब हम किसी चीज़ को खरीदते हैं या बेचते हैं। सपोज मानिए कि हम एक मोटरसाइकिल खरीदे और मोटरसाइकिल को 1 साल चढ़ के 50,000 में खरीदे और 1 साल के बाद उसको 30,000 में बेच दिए, तो कहीं ना कहीं खरीद बिक्री का काम किए, तो उसका विनिमय कर दिए। तो ये बताइए 50,000 और 30,000 मैंने क्या किया, कीमत का निर्धारण किया कि नहीं हुआ। तो इसी को बोलते हैं विनिमय। और ये चारों जो है इसी में ये एक तरह का आर्थिक क्रिया है। और इन चारों आर्थिक क्रिया में सबसे महत्वपूर्ण जो आर्थिक क्रिया है वो है उत्पादन, क्योंकि उत्पादन होगा ही नहीं तो बाकी ये चीज़ का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, उपभोग का, निवेश का और विनिमय का। आप समझो, अगर कोई व्यक्ति रोटी बनाएगा ही नहीं गेहूं से, अगर कोई मान लीजिए बिस्किट बनाएगा नहीं, अगर कोई रुई से कपड़ा बनाएगा ही नहीं, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति कुछ चीज़ बनाएगा नहीं, मतलब उसके मान को, कीमत को बढ़ाएगा ही नहीं, तो फिर उपभोग होगा। और उपभोग नहीं होगा तो कोई इन्वेस्ट करेगा, नहीं करेगा। इन्वेस्ट नहीं करेगा तो खरीद बिक्री होगा, नहीं होगा। इसका मतलब सर अर्थव्यवस्था में उत्पादन का होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। और जैसे उत्पादन किसी चीज़ का होगा, मान बढ़ेगा, तो इसका मतलब ये तीनों चीज़ होगा। तो हम सिंपल क्या बोल सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन को सबसे उच्च श्रेणी में रखा गया है और बाकी तीनों उसके अंग हैं।
चलिए आर्थिक क्रिया ऐसा करते हैं कि वीडियो में थोड़ा लेट लगेगा लेकिन समझ में आपको तगड़ा आएगा, ये बात तो है। समझ में आ गया। तो ये चारों चीज मतलब ये तीनों जो है उपभोग, निवेश, विनिमय, ये उत्पादन पर निर्भर करता है। अब हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार का। तो अर्थव्यवस्था का जो प्रकार होता है वो 3 प्रकार के होता है। एक होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, एक होता है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, शुरुआत के दुनिया में मानव सभ्यता के बाद जो शुरू हुआ अर्थव्यवस्था, वो सबसे पहले जो सभ्यता मतलब था वो था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कौन अर्थव्यवस्था था? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को पूरी अर्थव्यवस्था के अंदर सबसे पुरानी अर्थव्यवस्था माना जाता है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बाद जो जन्म हुआ वो समाजी अर्थव्यवस्था का। और जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कुछ ना कुछ छेड़छाड़ होने लगा, लोगों का इसे शोषण होने लगा, तब जाके समाजवादी अर्थव्यवस्था को बुलाया गया, भैया तुम आओ। और कब इसका जरूरत पड़ा ये हम आपको समझाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था सबसे पुराना है। देखिए इसमें जो स्वामित्व मालिक होता है वो होता है बाजार। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सिंपल मान समझिए, इसमें जो कीमत का निर्धारण होता है किसी वस्तु के ऊपर वो कंपनी करता है, नहीं तो स्वयं प्राइवेट सेक्टर के व्यक्ति करता है। इसमें सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है, मतलब सरकार इसमें किसी भी वस्तु के ऊपर मालिक नहीं होता है, इसी को स्वामित्व बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं तो इसमें देखिए आर्थिक क्रिया जो होता है वो, इसमें आर्थिक क्रिया की बात करते हैं तो मांग एवं पूर्ति पर डिपेंड करता है। सब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में देखने को ये मिलता है कि जिस चीज़ का खपत ज़्यादा है, जिस चीज़ का मांग ज़्यादा है, मार्केट में जिसका मांग रहेगा उसी को आदमी दे लेगा, चलो चलो लो लो, है कि नहीं। सिंपल समझिए कि आईफोन खूबे मार्केट में बिक रहा है तो आईफोन का ना प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होगा कि नहीं होगा। आप मान के चलिए कि स्पार्की का शॉर्ट सबसे ज़्यादा बिक रहा है तो स्पार्की का शॉर्ट सबसे ज़्यादा बनेगा। क्यों? क्योंकि ग्राहक सबसे ज़्यादा स्पार्की को पसंद कर रहा है। अगर ग्राहक मान के चलिए किलर का पसंद करने लगा पैंट शर्ट, चलो भैया किलरे के दे दो, है कि नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि जिसका मांग मार्केट में ज़्यादा होता है उसी को पूर्ति होता है। तो आप इससे क्या समझे कि आगे समझाएं क्या दिक्कत होगा इससे। तो ये होता है कि आर्थिक क्रिया जो होता है वो मांग एवं पूर्ति पर निर्भर करता है। जिस चीज़ का मांग ज़्यादा होगा उसका पूर्ति भी उतना ही ज़्यादा होगा। अब देखिए आगे हम बात करते हैं उत्पादन के साधन पर सरकार का कोई भी हक नहीं होता है। मतलब जो उत्पादन के साधन होते हैं, हम आपको बताया ना कि जितने भी ये लोग लगे हुए होते हैं इसका क्या रेंट रहेगा, किराया रहेगा, क्या रहेगा, नहीं रहेगा, इससे सरकार को कोई मतलब नहीं होता है। ये जिसका फैक्ट्री होता है, मान लीजिए अमेरिका में कोई फैक्ट्री है, मोबाइल का फैक्ट्री या कपड़ा का फैक्ट्री, तो उसका खुद का मालिक तय करेगा कि हम इसका दाम कितना रखेंगे, कीमत कितना निर्धारण करेंगे। इससे सरकार को, जो बाइडेन हो गया, डोनाल्ड ट्रंप हो गया, उसको कोई मतलब ही नहीं है। समझ में आ गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि कीमत निर्धारण की बात करते हैं तो इसको देखिए, मतलब हम क्या बताएं, इसमें सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। निजी स्वामित्व मतलब प्राइवेट सेक्टर के लोग जो कंपनी के मालिक होते हैं या जो चीज़ों का मालिक होता है वही इसका कीमत निर्धारण करते हैं, मतलब निजी स्वामित्व के उस पर बात करते हैं। आगे कीमत का जो निर्धारण होता है वो निजी कंपनी या व्यक्ति करता है। हम आपको पता है ना कि किसी चीज़ का अगर कीमत तय करना है तो जो उसका प्रोडक्शन किया है या जो कंपनी उसको बना रही है वही कंपनी उसका कीमत का निर्धारण करेगी कि हम इसका दाम कितना रखें। समझे, ये होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मतलब सरकार को मतलब ही नहीं है। एक नेक्स्ट बात करते हैं तो उत्पादन का उद्देश्य जो इसमें होता है वो सिर्फ लाभ कमाने से मतलब होता है। मतलब देखिए दुनिया में क्या चल रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, बस ऐसा उत्पादन करो कि सिर्फ बिके। इसको ऐसे समझिए कि मार्केट में अगर लोग चावले खाने लगा सब कोई, चलो चावले उत्पादन करो, रोटी को साइड करो, रोटी को कोई मतलब ही नहीं है। सही नहीं समझे। अगर कोई सिर्फ रोटी आइटम खा रहा है कि सिर्फ बिस्किट खा रहा है, सिर्फ बिस्किट बनाओ, बाकी चीज़ों को साइड कर दो। अगर लोग मोटरसाइकिल को ज़्यादा पसंद करते हैं तो मोटरसाइकिल बनाओ और साइकिल को हटा दो मार्केट से, नहीं तो फिर कहाँ चला जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। समझे। तो इसलिए यहाँ क्या होता है, कीमत का निर्धारण और उत्पादन का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ लाभ कमाना होता है। मतलब लोग जो चाहते हैं उसको पूरा करो, बाकी तुमको मॉरलिटी नहीं देखना है कि मानवता क्या होता है, ये यहाँ होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्पादन की इकाइयाँ। उत्पादन की इकाइयों पर बात करते हैं तो इसमें प्रतियोगिता होता है, मतलब लोगों के बीच में कंपटीशन बहुत होता है। जैसे मैं मान लीजिए कि अगर 2 कार की कंपनी है, जैसे अमेरिका का लेते हैं, एक टेस्ला है और मान के चलिए कोई और कंपनी है, 2 कंपनी है। उन दोनों कंपनी के बीच में क्या होगा कि दोनों कंपनी के बीच बहुत घोर प्रतियोगिता रहेगा और उस प्रतियोगिता को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में गला काट प्रतियोगिता बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सरकार को कोई मतलब ही नहीं है। तो टेस्ला एकदम प्रोडक्शन बढ़ा ले जा रहा है कंपनी का कार मतलब बनाने के लिए, और टेस्ला के टक्कर में कोई दूसरा कंपनी आ गया, वो क्या करेगा कि उसको नीचे करने के लिए वो भी अपना इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा करेगा और रेट गिराएगा या बढ़ाएगा, लेकिन बहुत अच्छा मटेरियल देगा। बाकी अगर कोई चीज़ का
पहले से उत्पादन कर रहा है तो उसको छोड़ देगा, क्योंकि उसमें उसको लाभ नहीं है। तो यहाँ समझिए कंपटीशन करने के लिए अपने इसमें गला काट प्रतियोगिता होगा कि नहीं होगा। इसमें होता क्या है कि हर कंपनी, मान लीजिए ए कंपनी है, बी कंपनी, सी कंपनी, ये आगे बढ़ना चाहेगी, इससे ये आगे बढ़ना चाहेगी, इससे ये आगे बढ़ना चाहिए, मतलब एक तरह का इसमें कंपटीशन छिड़ा हुआ रहता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इसमें देखिए इसका जो एग्जाम्पल है वो है अमेरिका, उसके बाद है ब्रिटेन, उसके बाद फ्रांस, उसके बाद जर्मनी, ये सभी देश, मतलब इसमें सिंपल आप मान सकते हैं विकसित देश। कौन से देश? विकसित देश जितने भी हैं, मतलब देखिए एक होता है विकसित देश, एक होता है विकासशील देश और एक होता है अल्प विकसित देश। तो जितने भी विकसित देश हैं वो सभी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को मानते हैं। अब देखिए इसकी हम अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो इसका सिर्फ अभी खासियत आप सुने हैं, लेकिन इसकी कमियां भी हैं, वो कमियां हम आपको बताएंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ज़्यादातर लोग क्या होते हैं? पैसे वाले होते हैं, सभी का प्रति व्यक्ति या बहुत ज़्यादा होता है कि नहीं। लेकिन इसकी अगर हम बात करते हैं तो जब ये चरम सीमा पर होता है, बहुत पीक पर होता है, तो इसमें दो लोगों को सबसे ज़्यादा घाटा होता है, एक उपभोक्ता वर्ग को, मतलब उपयोग करने वाले को, और एक श्रम वर्ग को। और सबसे ज़्यादा जो घाटा होता है वो श्रम वर्ग को होता है। किसको होता है? श्रम वर्ग को। एक बात समझो कैसे होता है, थोड़ा वीडियो में समय लगेगा लेकिन समझ में आ जाएगा। मान के चलिए एक कंपनी है, ये कौन कंपनी है? बी कंपनी। ये दोनों कंपनी क्या करती है? ये दोनों कंपनी मान के चलिए कार बनाती है। क्या बनाती है? कार। और कार बनाती है तो ध्यान से समझिए, एक कंपनी बी कंपनी दोनों कार बनाती है और ये अमेरिका की कंपनी है। अब ये देखिए ये $100 मिलियन इन्वेस्ट कर दिया, समझे, और ये $200 मिलियन इन्वेस्ट कर दिया। इसको कंपटीशन करने के लिए कितना कर दिया? नया मार्केट में उतरा, $200 मिलियन इन्वेस्ट कर दिया। और ये कंपनी कहीं ना कहीं मोटरसाइकिल भी बनाती थी पहले, तो मोटरसाइकिल से कम बिकने लगा तो ये किस में कूद गया? इसमें। अब देखिए जब ये $200 मिलियन इन्वेस्ट करेगी तो कहीं ना कहीं मोटरसाइकिल वाला पैसा इसमें लगाएगी, लगे नहीं लगाएगी। तो मोटरसाइकिल का जो मजदूरवा होगा ओकरा पैसा में कटौती होगा कि नहीं होगा? भैया इसमें से पैसा खींच के इसमें डाल रहा है, डाला ही नहीं डाला, इसमें से पैसा लेके किस में डाल रहा है? इसमें कार के कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि इससे एक से कंपटीशन करना है इसको बी को। तो यहाँ पे हानि किसको हो रहा है? हानि हो रहा है किसको? मजदूरवा को। तो मजदूर को क्या करेगा? ये मजदूर को अगर पहले दे रहा था 1000 रुपया, तो इसको क्या करेगा जानते हैं? इसको कहेगा अब 800 में तुमको हम खटवाएंगे, खटना है खटो, नहीं तो दुनिया देखो, समझे। और मजदूर का मजबूरी हो जाएगी, वो खटेगा, समझ में आया। तो इसलिए यहाँ सबसे ज़्यादा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में श्रम सबसे ज़्यादा किसको हानि होता है? श्रमिक को, मतलब कि गरीब लोगों को, जो मजदूर तबके के लोग हैं। और उपभोगकर्ता को, उपभोक्ता कौन? उपभोक्ता मान चले ज़्यादातर जो खरीदार होते हैं, खरीदने वाले चीज़ों को। अगर कंपनी कार बना रही है, कंपनी बिस्किट बना रही है, अगर कोई भी बड़ा बड़ा कंपनी है तो उसको उपभोग कौन करता है? ज़्यादातर गरीब लोग करते हैं, मिडिल क्लास के लोग करते हैं। तो उनको भी घाटा होता है। क्यों? क्योंकि उनका अगर वो जॉब में है तो उनका वेतन तय होता है, उससे बढ़ता नहीं है। अगर सपोज मानिए कि अगर वो श्रम वर्ग में आते हैं तो वो उपभोग करेंगे ही करेंगे, तो उनको भी कहीं ना कहीं घाटा होगा, ये बड़ी बड़ी कंपनियां की वजह से। तो ये दो लोग अपने आप को दबे हुए फील करते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर। तो यही इसकी खामियां हैं। और इसी खामियां को दूर करने के लिए, समझे, जब समय आया किसका? कार्ल मार्क्स का। किसना है? कार्ल मार्क्स का। तो कार्ल मार्क्स इसका विरोध किए। सबसे पहले व्यक्ति जो थे कार्ल मार्क्स, इन्होंने इसका विरोध किया कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इज ए नॉट गुड, समझे। इन्होंने कहा कि देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है वो रुपया को बढ़ावा देता है, लेकिन रुपया को तो बढ़ावा देता है, ठीक है, लेकिन सामाजिकता के अनुसार यह, इसमें मानवता का गुण दूर दूर तक नहीं है। इसमें कुछ लोग बहुत ऊपर चले जा रहे हैं और कुछ लोग बहुत नीचे चले जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं गलत है, समझे। और जो गरीब लोग हैं वो और गरीब होते चले जाएंगे और जो अमीर लोग हैं वो अमीर और होते चले जाएंगे। समझ में आया कि नहीं है आपको? आया? जो गरीब है वो और गरीब होते जाएंगे, अमीर और अमीर होते जाएंगे। तो इसी चीज़ का सबसे पहला जो विरोध किया वो किया कार्ल मार्क्स ने। और कार्ल मार्क्स जब आए तो इसीलिए वो कहते हैं, देखिए वो कहते हैं कि दुनिया के मजदूर एक हो, बोलते नहीं, उनका नारा है कि दुनिया के मजदूर एक हो। इसी चीज़ के विरोध करने के लिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को विरोध करने के लिए खड़े होते हैं पहले व्यक्ति। और ये और मजदूर वर्ग के लोगों का क्या होता है? शोषण होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। आप देखो जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं यहाँ पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, ये कंपनी कभी भी मजदूरों का सुनेगी? नहीं सुनेगी। तो इसलिए कार्ल मार्क्स बोले थे कि दुनिया की मजदूर एक हो, समझे। ये सबसे पहली बात। और जब ये बात बोले तो इनकी एक नई विचारधारा आई, और जो नई विचारधारा आई उसी हम बोलते हैं समाजवादी। और आपसे पूछता भी है क्वेश्चन कि समाजवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो कार्ल मार्क्स थे। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था इन्हीं का एक कंसेप्ट था। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या कहता है? अब समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में अगर मोटा मोटा बात करते हैं तो इसका अर्थ ये था कि समाज में लोगों को इक्वल करके चलना, मतलब जो समाज में लोग नीचे गिर गए हैं
उनको थोड़ा उठा दीजिए, वो धीरे धीरे चलने लगेंगे, समझे। तो इसलिए सामाजिक अर्थव्यवस्था आया और इसमें पावर दिया गया सिर्फ और सिर्फ सरकार को, कि सरकार जैसे चाहेगी वैसे वैसे कंपनियां या बाकी चीज़ें चलेंगी, जिससे कि क्या होगा कि लोगों में सभी में मतलब बराबर की भावना बने रहेगा और सब लोग बराबर से जी पाएंगे, समझे। यही था समाजवादी अर्थव्यवस्था। अगर इसकी हम बात करते हैं तो ये स्वतंत्र अर्थव्यवस्था होता है। कैसा होता है? स्वतंत्र अर्थव्यवस्था। उसके बाद ये केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था आता है। केंद्रीकृत इसलिए होता है कि कहीं ना कहीं इसका जो सारा मतलब अर्थव्यवस्था का मालिक होता है वो सरकार होती है। जैसे में हमारे पूरे भारत का मालिक कौन है? दिल्ली है, दिल्ली से ही सब चीज़ ऑपरेट होता है, संसद भवन। उसी तरह इसको केंद्रीकृत क्यों बोले? क्योंकि सरकार इसका मालिक है। किसका, कौन मालिक है? सरकार। तो सरकार तो किसी देश में एक क्यों गुना है कि नहीं? एक है। लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कोई कंपनी टी शर्ट बना रहा है, कोई कंपनी शर्ट बना रहा है, कोई कंपनी मोबाइल बना रहा है, कोई कंपनी मान के चलिए कार बना रहा है, कोई कंपनी ट्रेन बना, कोई कंपनी एरोप्लेन बना रहा है। तो वो जो बना रहा है वो सब कंपनी अपना अपना रेट रखेगा कि नहीं रखेगा? तो इसमें आप बताओ कि इसमें जो मालिक होगा 72 अंक होगा कि नहीं होगा? लेकिन इसमें सरकार मालिक है अकेले, तो इसलिए केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था भी इसको हम बोल सकते हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो पूंजीवादी के बाद इसका उदय हुआ। मतलब समझे कि नहीं समझे? हुआ, सिंपल बात है, क्योंकि इसमें जब मतलब कमियां दिखने लगी तभी तो इसका उदय हुआ था समाजवादी अर्थव्यवस्था का। तो पूंजीवादी के बाद ही इसका क्या हुआ? उदय हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आप समझो इसमें जो आर्थिक क्रिया होता है, मतलब अगर हम बात करते हैं आर्थिक क्रिया, तो इसमें आर्थिक क्रियाओं का मालिक कौन होता है? सरकार होता है। समझ में आ गया? उसके बाद देखिए मतलब आर्थिक क्रियाओं के ऊपर पूरा नियंत्रण कौन करता है? सरकार करता है। मतलब उत्पादन, उपभोग, निवेश, विनिमय किस तरह से होगा इसको देख रेख कौन करती है? सरकार। अब कैसे करती है समझिए। मान लीजिए कि फिर से हम आपको एग्जांपल देते हैं, यहाँ पे ए और बी कंपनी थी, तो ए और बी कंपनी अगर यहाँ पे उत्पादन कर रहा है तो मान लीजिए ए कंपनी का क्या हुआ, इसको कंपटीशन करने के लिए बी कंपनी आ गया था। तो एक कंपनी को अगर प्रोडक्शन, अब देखिए होगा क्या, अब ये 200 मिलियन इन्वेस्ट करके क्या करेगा, ये कंपनी का माल तो ज़्यादा बिक रहा है, कार ज़्यादा बिक रहा है, तो इसके लिए ये कंपनी क्या करेगी कि अपना इन्वेस्ट करके यहाँ के मजदूरों को सता रहा था ही नहीं सता रहा था, जो साइकिल में काम कर रहा था। तो होगा क्या कि ये जो सरकार है इसको रोक देगी। क्या करेगी? रोकेगी। क्या कहेगी? देखिए इस कंपनी से हम बात करते हैं, आप अपने रेट जो है यहाँ का जो मजदूर है दोनों को देख रेख कीजिए, आप इसका ज़्यादा पीछा करने का कोशिश नहीं कीजिए। इससे सरकार मिलेगी, इसको कहेगी तुम अपना रेट घटवाओ, और नहीं तो बी कंपनी को सरकार अपना फंडिंग देगी। समझिए, ये नहीं कहेगी कि आप यहाँ से पैसा निकालिए, तो यहाँ के मजदूरों का शोषण हो जाएगा। कहेगा हम आप यहाँ से जितना लेना चाहते हैं उतना इन्वेस्ट हम कर देते हैं, आपको अगर पैसा होगा तो आप हमको दे दीजिएगा समय से। समझे? तो सरकार यहाँ मतलब सामंजस्य मिला के चलती है। किसमें? समाजवादी अर्थव्यवस्था में। जो गिरता है उसको उठाता है, और मतलब जो उठा हुआ है उसको मतलब एकदम मेंटेन करके रखता है। तो यहाँ क्या करता है? उसके बाद देखिए कीमत का जो निर्धारण करती है वो सरकार करती है, किस चीज़ का कीमत कितना होगा, है कि नहीं। सरकार को अगर लगता है कि इस कंपनी में मान के चलिए इसका कीमत 1 लाख मार्केट में है, अचानक से इसका 5 लाख कर दिया तो ये गलत है, ये आप नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूरा मालिक सरकार होता है। उसके बाद इसका उद्देश्य होता है, देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब ये होता है कि आर्थिक समानता। आर्थिक समानता मतलब लोग पूरा का पूरा गरीब नहीं हो और ना ही कोई लोग पूरा का पूरा अमीर हो जाए, मतलब एक आर्थिक समानता बना रहे। उसका देखिए आर्थिक समानता रहेगा तो लोगों को आर्थिक न्याय भी मिलेगा, मतलब पैसे सभी के पास मिला जुला कर इक्वल होंगे, यही इसका मेन रीजन था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो भारत जो है, भारत में आर्थिक समानता बिल्कुल नहीं है। नहीं कैसे? समझिए, इसका अर्थ समझिए। इसका मतलब ये हुआ कि लोगों के पास पैसा कितना है, इसी को बोलते हैं हम आर्थिक समानता। तो आप मानिए कि आप सपोज वीडियो देख रहे हैं तो बहुत लोग ऐसे हैं जो पैसा के छोड़िए वो खाना के उनको लाले पड़ते हैं, है कि नहीं। इतना गरीब है कि उनको आज अगर शाम में खा लिए तो कल सुबह क्या खाएंगे वो सोचते हैं। लेकिन वही कुछ लोगों को देखिएगा, वो मतलब जैसे मुकेश अंबानी, उनके पास कितना इतना रुपया है कि वो पूरा इंडिया को मतलब बहुत दिनों तक खिला सकते हैं। तो कुछ लोगों के पास रुपया बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ लोगों के पास बहुत कम है। कुछ लोगों के पास बीघा का बीघा ज़मीन है, कुछ लोगों के पास चलने के लिए भी ज़मीन नहीं है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि सर यहाँ पे आर्थिक समानता है? बिल्कुल नहीं है। तो भारत में आर्थिक समानता नहीं है। अगर हम बात करते हैं वर्तमान में ये समाजवादी अर्थव्यवस्था कहाँ है, तो कोई भी देश में नहीं है। अगर वर्तमान स्थिति की 2024 की बात करते हैं तो कोई भी देश में ये समाजवादी अर्थव्यवस्था नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार अकेले इसको कर नहीं सकता है। ऐसे कुछ समय पहले, बहुत पहले ये यूएसएसआर मतलब सोवियत रूस में था, मतलब वहाँ पे ये व्यवस्था था, लेकिन ये वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाया समाजवादी अर्थव्यवस्था, और वहाँ से भी इसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। अब आप कहिएगा सर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तो समझ में आता है, और वर्तमान समय में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और जितने भी विकासशील देश हैं, अधिकांशतः यूरोपीय जो देश हैं और इधर अमेरिका आपका हो गया, उन सभी में आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है।
और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किसका शोषण होता है वो भी मैं आपको बता दिए। अब देखिए, जब ये अर्थव्यवस्था और ये अर्थव्यवस्था दोनों लोगों के पास आया तो इसको तो कोई लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते थे, क्योंकि इसमें सरकार अगर चाहे तो वो भी तो कंपनी के साथ मनाना कर सकता है। आप मानिए क्योंकि कंपनी बहुत स्टैंडर्ड सामान लाया, इसका खराबी हम बताते हैं। इसका खराबी क्या है, मान चलिए कोई कंपनी ट्रैक्टर निर्माण किया, क्या क्या ट्रैक्टर, और ट्रैक्टर का सरकार वहाँ कीमत रख ले है 3 लाख। कितना रख ले सरकार, 3 लाख। और कोई अच्छी कंपनी गई, बहुत अच्छी कंपनी, अब वो बोली कि देखिए हम इंजन जो बनाए हैं वो बहुत बेस्ट क्वालिटी का है। अब वो अपना इंजन बनाने के लिए अमेरिका से अन्य देश से मदद लिया, तो वो जो ट्रैक्टर बनाया उसका खर्च आ गया 4 लाख। कितना आ गया, 4 लाख। तो वो मार्केट में बताइए 3 लाख में कभी भी ट्रैक्टर बेचेगी? नहीं बेचेगी। और सरकार कहेगा कि नहीं आपको 3 लाख में बेचना है, तो क्या हो जाएगा, कंपनी भाग जाएगी। और जब कंपनी भाग जाएगी तो ससुराल देश को घाटा लग जाएगा। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था ये माथा का लोचा हो गया था, वही नहीं चलेगा, समझे। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए होगा ये कि कंपनी क्या करेगी, कंपनी को भी छूट कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। और कंपनी को छूट मिलना चाहिए मतलब कंपनी का मन भी हो और सरकार का भी मन हो। तो दोनों का जब मनवा मिलेगा तभी तो मान के चलिए मतलब अच्छे से अर्थव्यवस्था चलेगा। और इसी को चलाने के लिए एक नई अर्थव्यवस्था का जन्म होता है जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था को बोलते हैं। और ये मिश्रित अर्थव्यवस्था नया आया और अधिकांश देशों में जो विकासशील देश है या अल्पविकसित देश है उसके अंदर आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था देखने को मिलेगा। समझ, जैसे हमारा प्यारा भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा एग्जाम्पल पूरे दुनिया के अंदर है। तो जितना भी हम आपको लेक्चर आज दिए और ये समझाए, ये आपको कितना समझ में आया इकोनॉमिक्स, ये बताइएगा हमें। और एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और अब मिश्रित अर्थव्यवस्था को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे और उसके बाद आगे हम बात करेंगे। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो कहीं ना कहीं अच्छा लगे होंगे और क्लास भी समझ में आया होगा। कुछ दिक्कतें अगर हमसे होंगी तो वो बताइएगा, नेक्स्ट में हम क्लियर कर देंगे आपको। और मिश्रित अर्थव्यवस्था से फिर से हम आगे बात करेंगे। और अर्थव्यवस्था एक ऐसा चीज़ है, अर्थशास्त्र इकोनॉमी, जो किसी व्यक्ति को या किसी लोग को बहुत जल्दी समझ में नहीं आता है। और हम पूरा कोशिश करेंगे आपको समझाने का और आशा भी करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।